जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम वाला पे। मैं हूं आपका भाई अंकित और स्वागत करता हूं आपकी अपनी रीजनिंग की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलेंडर के बारे में कुछ। जी हाँ, वही कैलेंडर जो आपके सामने टंगा होगा, आप जिसको देख करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। उस कैलेंडर को दोस्तों मैंने बांट रखा है दो पार्ट में। आज का जो पहला पार्ट होगा उस पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्या क्या उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, यानी छोटी छोटी बातें जो कैलेंडर को समझने में आपकी मदद करेंगी। और पार्ट टू में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा उस पर आधारित और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को। तो आइए फिर देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं अपने कैलेंडर की। सबसे छोटी और बेसिक बुनियादी जो बातें हैं उन सबको आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत जो है सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बहुत प्यारा सा थम्स अप दिखा दीजिए वीडियो पे, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना जरूर, मतलब मैंडेटरी समझ लीजिएगा, इसको करना ही करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करना है हम लोगों को सर, कैलेंडर के बारे में पढ़ना है। और एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कैलेंडर के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट इज कैलेंडर, कैसे परिभाषित करते हैं आप कैलेंडर को। तो किसी भी बच्चे से अगर पूछा जाए ना तो हर एक बच्चा एक छोटा सा ही पॉइंट हमको बताएगा कि सर कैलेंडर जो है ना एक ऐसा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, एक ऐसा व्यवस्थित तरीके से दिया गया कुछ ऐसा सिस्टम है सर, जिसमें हम अपनी तारीखों को, अपने दिनों को, अपने महीनों को भली भांति लिखते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं। उसी चीज़ को मैंने टेक्निकल टर्म में यहाँ पे एक देने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, क्या था कैलेंडर के बारे में आप देख सकते हैं। कैलेंडर एक सामाजिक, धार्मिक, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए दिनों की व्यवस्थित करने की एक प्रणाली है। इसे आमतौर पर दिन, सप्ताह, महीने और साल जैसी इकाइयों में संरचित किया जाता है, और इसका उपयोग समय का ट्रैक रखने और घटनाओं को शेड्यूल करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी ये क्लास होने वाली है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एसएससी के कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके स्टेट गवर्नमेंट में एक टाइम टेबल निकला होगा, उसके हिसाब से कुछ क्लासेस चलने वाली होंगी, उसके हिसाब से कुछ परीक्षाएं शेड्यूल की गई होंगी, तो सर उनका भी तो टाइम टेबल निकलता है। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं सर क्या क्या चीज़ों के बारे में। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे छोटी सी बात अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर मैं सेकंड, मिनट और घंटे की बात करूं, सेकंड, मिनट और घंटे की बात करूं, तो ये जो तीनों एलिमेंट है ना दोस्त, ये तीनों के तीनों एलिमेंट हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, अपने क्लॉक वाले चैप्टर में, यानी घड़ी के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस चीज़ को। और जब जैसे ही हम आगे चलेंगे तो सर सेकंड से मिनट बना, मिनट से बना कितना, घंटा, और 24 घंटे मिलकर के आपको बना रहे होंगे दोस्तों पूरा का पूरा एक दिन। और ये दिन से जैसे ही हम आगे बढ़े तो सर बना हमारे सप्ताह के दिन, यानी 7 दिनों का एक सप्ताह। 7 दिनों के एक सप्ताह से जैसे ही हम आगे बढ़े तो उससे बड़ी वाली यूनिट आ गई सर महीने की। महीने से जैसे ही आगे बढ़े सर साल आ गया, साल से आगे बढ़े सर शताब्दियां आने लगी, सेंचुरीज आने लगे। और ये सारे के सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को मैं और आप दोनों के दोनों लोग मिलकर के पढ़ने वाले हैं कहाँ पे दोस्तों, कैलेंडर में। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूं, या आप गए हैं अपने रिश्तेदारी में, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, अगर वहां पे किसी ने पूछ लिया कि बताओ बेटा कैलेंडर का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा कैलेंडर का वो क्या कहलाएगा दोस्त, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, तो सर दिन कहलाएगी। ठीक, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ये उस बच्चे को और ज़्यादा फायदा करेगा जो बच्चा पहली बार अभी अपने बोर्ड की परीक्षाओं को दे करके इस तैयारी की दुनिया में कदम रख रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपके ये अंकित भैया आपके साथ बने हुए हैं और ये सारी बुनियादी बातें स्पष्ट करके जाएंगे। सर हम किस कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों कैलेंडर बहुत प्रकार के हैं, अनेकों प्रकार के। अगर आप इसको चेक करेंगे ना तो कम से कम 34-35 टाइप के कैलेंडर आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जिस कैलेंडर के बारे में आप रीजनिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या, लिखिए कमेंट में मेरे साथ, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और जानते भी हो पुरानी वाली दुनिया या आज की दुनिया, जिसने आविष्कार किया उसी के नाम पे कैलेंडर का नाम रख दिया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन जानते हो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था उसमें कैलेंडर के निर्माण करता नहीं है ग्रेगोरी साहब। ठीक है ना, बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी था ये जानना कि सर इसके फाउंडर कौन है। तो मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर दिए ताकि आपका टाइम बच सके। तो सर ये जो फाउंडर थे, यानी किसने इसको लॉन्च किया, तो सर वो नाम था उनका पोप ग्रेगरी का। यानी ये जो पोप साहब थे बहुत बड़े धार्मिक गुरु थे, और कहाँ के थे सर, रोम के थे। पोप ग्रेगरी जो थे वो कहाँ के थे, रोम के रहने वाले थे, और 13वें पोप थे। ये रोम के 13वें पोप थे। लेकिन इसके पहले ग्रेगरियन कैलेंडर के पहले का जो कैलेंडर था बाबू वो जूलियन कैलेंडर था। कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए ना
ठीक है, कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले कौन सा कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले, ठीक है, कौन सा कैलेंडर, ठीक है, सबसे सटीक, ये नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ, से पहले कौन सा कैलेंडर सबसे सटीक था, कौन सा कैलेंडर सबसे सटीक था, ठीक है, सबसे सटीक बोले तो एक्यूरेट था, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस था, यूं कह लीजिए, ठीक है सर, कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, फेमस कौन था, पॉपुलर कौन था, ठीक है, तो सर उसका नाम है जूलियन कैलेंडर। क्या नाम बाबू, जूलियन कैलेंडर। कहाँ का कैलेंडर था सर, ये अभी रोम का ही कैलेंडर था। और ये जूलियन कैलेंडर जो था ना, इसी को श्रेय देना चाहिए किसका, लीप वर्षों का। 29 फरवरी और लीप वर्षों की जो गणना है ना, वो इसी ने दी थी। क्या, लीप वर्षों की जो गणना का श्रेय जाता है ना, वो इसी को जाता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो सर हम लोग ग्रेगोरियन के बारे में बात कर रहे थे। आज की तारीख का सबसे एक्यूरेट कैलेंडर कौन सा है सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। सबसे ज्यादा फेमस कैलेंडर कौन सा है सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। मोस्ट मॉडर्न, सबसे ज्यादा आधुनिक कैलेंडर कौन सा है सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पांचवा लिख रहा हूं, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, साथ ही साथ मोस्ट एक्यूरेट, सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा सटीक कैलेंडर। और साथ ही पॉपुलर भी है, एक्यूरेट भी है, और इसका एक और गुण होता है, क्या सर, पॉपुलर तो हो गया, एक्यूरेट हो गया, और दूसरा जो चीज इसमें था सर, कि ये सबसे ज्यादा और सबसे आधुनिक, यानी मोस्ट मॉडर्न कैलेंडर है। तो कोई भी पूछे तो याद रखिएगा, ठीक। ग्रेगोरियन कैलेंडर सब लॉन्च कब हुआ देश के अंदर, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कब लॉन्च हुआ, तो सर वैसे तो लॉन्च हुआ 1582 में, ठीक है, 1582 अक्टूबर के महीने में, 1582 में। लेकिन इंडिया में कब आया, तो सर इंडिया में तब आया जब ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश रूलर्स ने इसको एक्सेप्ट किया। तो जब ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया 1752 में, तो उसी समय इंडिया में भी इन लोगों ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। और 22 मार्च 1957 की ये जो तारीख है, ये इसलिए फेमस हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने अपने नेशनल कैलेंडर, साका कैलेंडर को क्या किया था, अनाउंस किया था। तो आप देखोगे किसी भी ऑफिशियल, जो भी आपका काम हो रहा होगा, उसका जो एक पेपर निकल करके आएगा, कोई भी ऑफिशियल देखिएगा, गजट का आएगा या फिर संविधान से संबंधित या फिर कोई बिल वगैरह आता है, तो उस पर सख्त सम्मत लिखा होता है, ठीक है। तो वो भी इंडियन नेशनल कैलेंडर के तौर पे उसी को जाना जाता है, साका कैलेंडर को, ये ध्यान में रखना होगा। तो ये एक छोटी सी छोटी बात थी, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको की पॉइंट्स में क्या क्या। सर ग्रेगोरियन कैलेंडर, किस कैलेंडर के बारे में हम और आप पढ़ रहे हैं सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर कब लॉन्च हुआ था सर, 1582 में। किसने लॉन्च किया था सर, रोम के 13वें पोप ग्रेगरी ने किया था, ठीक है। सबसे ज्यादा सटीक कैलेंडर कौन सा है सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। सबसे ज्यादा फेमस कैलेंडर कौन सा है सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। सबसे मॉडर्न कैलेंडर कौन सा है सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सर एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, कौन सा पॉइंट रह गया सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले कौन सा कैलेंडर था जो सबसे ज्यादा सटीक था, सबसे ज्यादा फेमस था, सबसे ज्यादा मॉडर्न था सर, वो जूलियन कैलेंडर था, ठीक। चलिए सर ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो चर्चा आप कर रहे हो, उसी ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो सर उस ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुल कितने महीने होते हैं बाबू, 12 महीने होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं चैंपियंस, 52 सप्ताह होते हैं। और कितने दिन होते हैं, 365 या 366 दिन, ठीक। सभी बच्चे को पता है, सारे बालकों को पता होगा, ठीक। बहुत सारे बच्चा पार्टी ऐसे भी होंगे जिनको ये सारी चीजें पहले से पता होंगी, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। रिवाइज करना चाहते हैं रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये हैं हमारे सप्ताह के 7 दिन। ये आपके लिए जानना जरूरी था। अब बात करते हैं सर वो 12 महीने कौन से, तो आप देख पा रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे कितने महीने हैं सर जिनमें केवल 31 दिन होते हैं। तो अगर मैं केवल 31 वाली बात करूं, ओनली 31 की बात करूं, तो ऐसे महीने हमारे पास 7 हैं सर, 7 मंथ्स आर देयर, ठीक। सर केवल 30 दिन वाले कितने महीने हैं, ये क्लास में कई बार मैं पूछता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कितने महीने ऐसे हैं जिनमें केवल 30 दिन होते हैं, ऐसे कितने महीने हैं जिनमें केवल 30 दिन होते हैं, तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा सर, केवल 4 महीने होते हैं। कौन कौन से सर, अप्रैल, जून,
सितंबर और नवंबर, ये 4 ऐसे महीने हैं जिनमें केवल और केवल 30 डेज होते हैं, यानी 30 दिन होते हैं। और हमारे पास जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। सर ये 7 महीने हमारे पास ऐसे हैं जिनमें कुल कितने दिन होते हैं बाबू? 31 दिन होते हैं। एक हमारे पास खतरनाक योद्धा आता है और वो कौन है? फरवरी। और उस फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं? 28 या 29 दिन। ठीक, साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन और नहीं तो 29 दिन। इतना ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हैं, ठीक है, तो अब चलिए जरा हिंदू कैलेंडर देख लीजिए, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महीना हिंदू नववर्ष का, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। तो बाबू याद रखना कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है और आखिरी महीना जो होगा वो फाल्गुन हो जाएगा, 12वां महीना। ठीक ना? तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ठीक है, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ध्यान से देख लेना, चैत्र, बैसाख, ये बैसाखी नहीं, क्या? बैसाख। सवाल पूछा है इसीलिए मैंने उन सारे की पॉइंट्स को इसमें ऐड कर लिया। बेसिक है, स्टैटिक जीके में भी आपकी हेल्प कर जाएंगे। ठीक है, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन जिसको आप बोलते हो उसी को श्रावण बोलते हैं, भादो जिसको आप बोलते होंगे उसको भाद्रपद बोलते हैं। ठीक है, कुआर जिसको बोलते हो उसको अश्विन बोलते हैं, कार्तिक तो कार्तिक है। ठीक है, अगहन जिसको बोलते हैं उसको मार्गशीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो कुआर, कार्तिक, अगहन यानी अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये याद रखना। ठीक है, पहला त्योहार कौन सा है? तो पहला त्योहार चैत्र में पड़ता है, नाम है उसका रामनवमी, राजा रामचंद्र जी के नाम पे है, तो रामनवमी है। और सबसे आखिरी त्योहार अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कैलेंडर के हिसाब से सर होली है। ठीक है, जो ये कैलेंडर है दोस्तों, ये चांद पे, ठीक है, ये जो हिंदू है ना, हिंदू कैलेंडर, ठीक है, ये किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है मोशन ऑफ, या मोशन करने की वजह आप लिख लीजिए रिवॉल्यूशन ऑफ मून। ठीक है, ये जो चांद है ना, चांद के घूमने पे ही निर्भर करता है। ठीक, तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने? सर 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। साथ ही साथ 7 ऐसे महीने होते हैं, बोलिए मेरे साथ, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर। 5 2 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें कुल 31 दिन होते हैं। और फिर बोलिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 ऐसे महीने हैं जिनमें केवल 30 दिन होते हैं। ठीक है, और ये हिंदू नववर्ष का, हिंदू कैलेंडर का आपके 12 महीनों का हिसाब किताब था, ये मैंने आपको करा दिया है। अब बात करते हैं उस अहम कड़ी की जिससे हमारे कैलेंडर का हिसाब किताब है। ठीक है, क्लास में भी मैंने कई बार ये पूछा, आज फिर से आपसे यूट्यूब पे भी आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि जस्ट इमेजिन क्या होता अगर हमारे सप्ताह, हमारे महीनों में केवल और केवल 28 ही दिन होते। समझने का प्रयास करिएगा। सर अगर आपके हिसाब से केवल और केवल 28 दिन का ही महीना होता तो सर महीने की शुरुआत सोमवार से अगर होती और सर संडे पे अगर आपका महीना खत्म हो जाता तो 7 तारीख के बाद 8 तारीख से दूसरा सप्ताह शुरू हो जाता और 14 तारीख पे खत्म हो जाता। 15 तारीख से तीसरा शुरू, 21 पे खत्म, फिर उसके बाद 22 से शुरू और 28 से खत्म। अब ये एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और मजा आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब ये बताओ कि मान लो ये जनवरी का कैलेंडर है हमारा, ठीक, 1 जनवरी को सर सोमवार है और 28 जनवरी पे हमारा महीना मान लो खत्म हो गया। सब लोग जानते हैं जनवरी 31 दिन की होती है, लेकिन हमने कहा मान लो 28 दिन पे जनवरी खत्म हो गई। अगर जनवरी खत्म हो गई गुरुजी तो 1 फरवरी कब आएगा? तो सर 1 फरवरी आएगी फिर से कहाँ? सोमवार के दिन। अगर 1 फरवरी सोमवार को आएगी तो फिर से 28 तारीख को इतवार पड़ेगा, यानी संडे पड़ जाएगा, रविवार पड़ेगा। बोले हाँ। अगर 28 तारीख को रविवार पड़ेगा तो 1 मार्च फिर से मंडे, मार्च की आखिरी 28 तारीख सर फिर से संडे, फिर से 1 अप्रैल, अप्रैल खत्म, फिर से मई, मई खत्म, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी सारे के सारे महीने आपने क्या कर दिए? खत्म। कब? अगर 28 दिन का होता तो। लेकिन हम जानते हैं कि सर ऐसा होता नहीं है, 28 दिन का नहीं होता सर। कई सारे महीने ऐसे होते हैं जिनमें केवल 28 दिन, कई सारे महीने ऐसे होते हैं जिनमें केवल 29 दिन, कई सारे महीने ऐसे होते हैं जिनमें केवल 30 दिन, कई सारे महीने ऐसे होते हैं जिनमें केवल 31 दिन होते हैं। और सर ये वो दिन हैं जिनकी वजह से हमारा कैलेंडर आगे बढ़ पा रहा है, अगर मैं कट टू कट बात आपसे कर लूं तो।
समझ पा रहे हो बात को? मैंने आपसे कहा कि मान लो अगर महीने में 29, 30, 31 तारीखें न होती, सारे के सारे महीने पहली तारीख पे शुरू होते, 28 पे खत्म हो जाते, तो 100 की सीधी बात सर कैलेंडर में 12 महीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही होती। लेकिन अगर हम समझें तो सर हम जानते हैं कि 29, 30 और 31 तारीखें भी आती हैं, किसी किसी में 29 तारीख आ जाती है। तो जो नया वाला महीना आएगा वो अब मंगलवार से शुरू होगा। अगर वो 30 तारीख पे खत्म हो रहा होगा तो नया वाला जो महीना होगा वो बुधवार से शुरू होगा। अगर 28 पे खत्म हो रहा होगा तो सोमवार से शुरू होगा। और आप अपने कैलेंडर को जरा देखें, हर महीना एक नए नए दिन से शुरू होता है, और कुछ महीने ही ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं सर, सेम टू सेम आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर ऐसा नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं सर? ये वही दिन हैं जो इन सप्ताहों के खत्म हो जाने के बाद बच गए हैं, और ये चारों सप्ताह खत्म होने के बाद जो कुछ भी बच गया है इसी को तो हमारे काम का दिन माना जाता है। और इसी काम के दिन का ही कॉन्सेप्ट लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आज रूबरू हो रहा हूं, जहां से ऑफिशियली पहला पॉइंट आपका बनता है। सवाल क्या है भैया कि सर ऑड डे क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा डे क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि किसे कहते हैं विषम दिन। ठीक, आइए बच्चे देखो, यहाँ पे बहुत ही आराम से, बहुत ही शालीनता से यहाँ पे चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। फिर से पर्पज यही है आपका टाइम बच सके। मैंने आपसे कहा कि बाबू नंबर ऑफ डेज ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ वीक और वीक्स, इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे, किसी भी सप्ताह को खत्म हो जाने के बाद, 7 दिनों का सप्ताह होता है, सप्ताह के पूरा हो जाने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसी को आप क्या कहिएगा, विषम दिन कह दीजिएगा। आपने कहा ये तो बहुत मजा आ गया गुरु सर, बहुत मजा आ गया सर। आपने कहा कि सर 10 दिनों में कितने विषम दिन होंगे 10 डेज में? तो हमने कहा 10 दिनों में 7 दिन का एक सप्ताह खत्म, बच गए 3 दिन। तो सर ये 3 दिन जो है होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑड। क्यों? क्योंकि सर ये वीक कंप्लीट हो गया, ये सप्ताह पूरा हो गया, ये वहां से वीक आपका पूरा हो गया, ये सप्ताह पूरा हो गया, वीक पूरा हो गया। कह वाह भाई मजा आ गया। यानी सर अगर इसका हिसाब किताब लगाते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तारीख बोल देते, 8, 9 और 10 तारीख बोल देते, 7 दिनों का एक सप्ताह पूरा हो गया। सर मजा आ गया, हमारे पास 1, 2 और 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए। बात तो सही है, मजा तो आया। लेकिन अब अगर इसी चीज को बदल करके बोली जाए बात, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि सर पहला सप्ताह पूरा हो गया 7 दिनों का, दूसरे सप्ताह में हमें 4 दिन कम पड़ रहे हैं। क्या आपके पास 4 दिन कम पड़ रहे हैं? क्या आपके पास 4 दिन कम पड़ रहे हैं सप्ताह नंबर 2 को पूरा करने के लिए? सप्ताह 1 के पूरा हो जाने के बाद 3 दिन ज्यादा बचे थे, सप्ताह 2 में 3 दिन ज्यादा बचे हैं, या सर सप्ताह 2 में 4 दिन कम पड़े हैं? यानी बाबू जिस चीज को हम 3 दिन ज्यादा बता रहे हैं वही चीज यहाँ पे कम भी है, और ये दोनों बातें क्या हो जाती हैं, कैलेंडर के अंदर बराबर हो जाती हैं। अगर आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए 10 दिनों में से, वो 3 दिन ज्यादा बच गए, उनको भी आप विषम दिन कहते हैं। और उन 3 दिनों के बाद अगर 4 दिन और मिल जाते जो कि नहीं मिल रहे हैं, तो अगर वो 4 दिन भी मिल जाते तो उनको भी आप क्या बता रहे होते सर, उनको भी हम लोग विषम दिन ही बता रहे होते। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा भी है मैंने कि किसी सप्ताह के पूरा हो जाने के पश्चात, ठीक है, ये तो हो गया था। और अब यहाँ पे जो बात आ रही है सेकंड नंबर डेफिनेशन, ये भी ध्यान में रखना, काम बहुत आएगा आगे चल करके। मैंने बोला था ना कि आज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा, ठीक है, एकदम पेड बैच की तरह से। ठीक, देखो, किसी भी सप्ताह को पूरा करने के लिए कम पड़ रहे दिनों की संख्या को विषम दिन कहते हैं। ठीक, किसी भी सप्ताह को पूरा करने के लिए, ठीक है, कम पड़ रहे दिनों की संख्या को विषम दिन कहते हैं। देखो यहां सर, क्या यहाँ पे 4 दिन कम पड़ रहा था, सप्ताह नंबर 1 पूरा हो गया था, सप्ताह नंबर 2 में 3 दिन तो हमारे पास हैं सर, 4 दिन और मिल जाते तो मजा आ जाता, एकदम बल्ले बल्ले हो जाती, लेकिन मिल नहीं रहे हैं, वो 4 दिन कम है। तो सर सप्ताह को पूरा करने के लिए कम पड़ रहे दिनों की संख्या को भी क्या कहा जाता है, विषम दिन कहा जाता है। और सर सप्ताह पूरा होने के बाद, 7 दिन पूरा होने के बाद बच गए एक्स्ट्रा 3 दिनों को भी क्या कहा जाता है सर, विषम दिन कहा जाता है। और इसी का कट टू द पॉइंट बच्चा पार्टी, इसी को अगर हम मैथ की भाषा में समझें तो 10 दिनों में से 7 दिन निकालने की ही प्रक्रिया को आप भाग देने की प्रक्रिया कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
और अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं ये बात समझा पाया आपको, तो मैं अगले पेज पे समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं आपको यहाँ पे लिखने की भी बात करूँगा। यहाँ पे लिख करके आपको ये बात समझाता हूँ कि बाबू, जब आपने 10 दिनों में 7 से भाग दिया था तो 7 एकम 7 आया था, और जब यहाँ पे भाग देने के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा बचे थे, इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप रिमाइंडर कहते हो। क्या कहते हो? इसी को आप रिमाइंडर कहते हो। इसी को क्या कहते हो आप? इसी को विषम दिन कहते हो। क्या कहते हो? विषम दिन कहते हो। इसी को क्या कहते हो? इसी को अतिरिक्त दिन कहते हो। क्या भैया? इसी को अतिरिक्त दिन कहते हो। बोले हाँ सर, बात तो सही है। 10 दिनों में 7 से भाग दे देंगे, जो बचेगा शेषफल में उसी को हम रिमाइंडर, एक्स्ट्रा डे या अपना ऑड डे बता देंगे। और ये क्या है? जो भागफल है यहाँ पे, इसे क्या कहोगे? तो सर, जो यहाँ का क्वोशंट है, जो भागफल है, वो कंप्लीट वीक है। ये पूरा हो चुकने वाला सप्ताह है। ठीक है, ये कंप्लीट वीक है। एक सप्ताह पूरा हो गया, 3 दिन ज़्यादा बच गया, ये कंप्लीटेड वीक है आपका। बात बोले समझ में आई? बात समझ में आई? यानी क्या करना था सर? कुल दिनों की संख्या में, टोटल डेज में 7 से भाग देने पे जो भी रिमाइंडर बचने वाला था, उसी को क्या कहते हैं बाबू? ऑड डे कहते हैं। कहो हाँ। टोटल दिनों में 7 से भाग दे दो, जो कुछ भी शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसी को क्या बोल देना आप? तो उसी को सर हम बोल देंगे विषम दिन, यानी ऑड डे। कहे याद है? समझ पाए? अगर आप समझ पाए हो तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे और समझाओ मुझे। अगर आप समझ गए तो फिर मुझे भी समझाओ। आ जाओ यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि 35 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? जल्दी बताइए। 35 दिनों में बताइए ऑड डे कितने होंगे? 35 दिनों में ऑड डेज कैलकुलेट कैसे करें? सर बहुत आसान है। कैसे भैया, कैसे आसान है? सर बहुत आसान है। कैसे? सर 35, टोटल दिन 35 है, 35 में 7 से भाग दे दो, 7 5 35। क्या बचा सर? कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा यानी सप्ताह पूरा। 5 सप्ताह पूरे हो गए, और जब जब रिमाइंडर मांगूंगा 0 दे देना। 5 सप्ताह पूरे हो चुके हैं सर, 5 सप्ताह पूरे। बोलो याद रहेगा? 5 सप्ताह पूरे, यानी गांव में बिल्कुल अंतिम में बैठा हुआ बच्चा, जो भी पास करके निकला होगा, जिसको कुछ नहीं पता कंपटीशन की दुनिया के बारे में, उसको भी अगर ये क्लास देखने को मिलेगी तो वो भी सीख पाएगा और समझ पाएगा कि हाँ, कैसे बेसिक्स अपने क्लियर किए जा सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम वाला पे अगर आप जुड़े हैं तो मान करके चलिए कि जितनी भी परीक्षाओं में आपकी रीजनिंग आती है, हर एक परीक्षा में ये आपके काम का बात हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो बाबू एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि 365 दिन में बताओ, तो सर अब 365 दिन का अगर कहोगे तो सर हम 7 से भाग दे देंगे 365 में, और 365 में 7 से भाग देने पे क्या मिलेगा सर? 7 5 35 लिखा यहाँ पे, 1 उतरा और ऊपर से 5 उतरा, 7 दूनी 14, तो सर कितना बचा? 1। यानी 365 दिनों में रिमाइंडर कितना आता है, या ऑड डेज कितने आते हैं सर? 1। और ये 52 क्या है, जिसको शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था, 52 सप्ताह। आपसे पूछा जाए कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप क्या बताते हैं? सर हम बताते हैं कि 52 सप्ताह होते हैं। तो हर एक चीज़ का प्रूफ है बाबू। ये जो रीजनिंग है ना, इसमें हर चीज़ का लॉजिक है। बिना लॉजिक के कोई बात ही नहीं है, रटना ही नहीं है किसी भी चीज़ को। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक कारण होगा। और अगर आपने ये 2 सवाल अपने टीचर के सामने अपने क्लास में जा रखे, हाउ एंड वाई, तो समझ लेना कोई माइकल लाल फिर आपको पीछे नहीं हटा सकता। ये 2 क्वेश्चन हमेशा जिंदा रखना अपने मन में और अपने क्लास के अंदर, हाउ एंड वाई। कैसे हो रहा है सर और क्यों हो रहा है सर? अगर ये 2 सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं तो समझ लो फिर कोई डाउट आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 365 दिनों में आपने निकाल दिया, एक अगर एक्स्ट्रा डे होता है, 35 दिनों में अगर हमारे पास निकल के आ गया कि सर एक भी नहीं बचता है, तो क्या मैं यहाँ से उम्मीद करके देखूं आपसे कि महीनों के हिसाब से आप हमको आंसर बता सकते हैं? चलिए बताइए, क्या जनवरी में अब 31 दिन लिखने की जरूरत है? नहीं सर। 31 में से 7 से भाग दे दीजिए सर, और 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। बताइए फरवरी का हिसाब। सर फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। ठीक है भाई, अगर 28 दिन वाला हिसाब किताब होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर 29 दिन वाला हिसाब किताब होगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। बोले हाँ, ठीक।
मार्च की बात करें तो सर मार्च में 31 दिन होते हैं। अगर 31 दिन की बात आप करिएगा तो 31/7 कर देने से रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाता है? 3। तो क्या मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूं कि बच्चा हमारे पास कुल 4 प्रकार के महीने हैं। हमारे पास 28 दिन वाला महीना है, हमारे पास 29 दिन वाला महीना है, हमारे पास 30 दिन वाला महीना है और हमारे पास 31 दिन वाला महीना है। बोलो, क्या मैं ऐसे आपसे बात कर सकता हूं? बिल्कुल। अगर मैं ऐसे बात कर सकता हूं बाबू, तो 28 में 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। 29 में 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 30 में 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर? 2। और 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर? 3। तो सर अभी इतना डिटेल में इन सब चीज़ों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधा बात उठा के बोल सकते हैं कि सर जहाँ कहीं भी आपके 31 दिन वाले महीने आएंगे, 31 दिन वाले महीने आएंगे, यानी कि सर जैसे हो गया जनवरी आपका, फरवरी के बाद आता है मार्च, अप्रैल के बाद आता है मई, जून के बाद आते हैं जुलाई और अगस्त। ठीक, 7 महीने बताया था आपने, ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर। बताओ मेरे भाई, क्या ये 7 के 7 महीने 31 दिन वाले होते हैं? क्या ये सातों के सातों महीने 31 दिन वाले होते हैं? बोले हाँ। अगर 31 दिन वाले होते हैं तो आज से इनके 31 दिनों में से 28 दिन बेकार। क्यों? क्योंकि सर ऑड डे हमारे काम का होता है, हमारे काम के वो दिन नहीं होते जो सप्ताह को पूरा करवा देते हैं। ठीक है ना? तो अगर 28 दिन देखें तो 7 चौक के 28, 4 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, तो हमारे काम का सिर्फ 3 बचा। तो आज के बाद से 31 दिन वाले महीनों का हिसाब किताब आप ऐसे रखेंगे कि सर 3 दिन का चलेगा। ठीक, इसके बाद अगर आप चर्चा करिएगा तो सर हमारे पास बचते हैं कौन कौन? अप्रैल, जून, बताओ इसमें कितने दिन सर? 29 दिन। तो जून के बाद कितना? सितंबर, और सितंबर के अलावा एक और महीना है नवंबर। नवंबर, सर ये 4 महीने में कितने दिन होते हैं? सर ये 4 वो महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। और अगर 30 दिन होते हैं तो बाबू बताओ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? सर 30 दिन वाले महीनों में रिमाइंडर 2 आता है। 30 दिन का हिसाब 2 हो जाएगा आज के बाद से। अब चलते हैं एक ऐसे चालबाज आदमी के पास जो हर घड़ी बदलता रहता है, यानी फरवरी। फरवरी की अगर हम बात करें सर, तो फरवरी 2 कंडीशन पे चलती है। कैसे? अगर सर साधारण वर्ष है तो फरवरी में 28 दिन होंगे, और 28 दिन होंगे तो शेषफल कितना? 0। और अगर वह लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में फरवरी के लिए कितना आप लिखिएगा? ऑड डे। समझ लो जितने आपके कोड बनते हैं, जो लोग ट्रिक बनाते रहते हैं, कोड बनाते रहते हैं, वो कोड आता कहाँ से है वो ही आप इस क्लास के अंदर सीख जाएंगे। वो कोड कहाँ से बन करके आते हैं, अगर वही मैंने आपको सिखा दिया तो फिर कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब जो 2025, 26 और आगामी आने वाले समय में जिस लेवल का कंपटीशन होने वाला है, रटाफिकेशन के तो दिन गए, रट करके पास होने वाला समय तो चला गया है सर। जिस लेवल के बच्चे निकल करके आ रहे हैं, एकदम फ्रेश बच्चे निकल करके आ रहे हैं, जिनका आईक्यू लेवल अलग लेवल का है, अगर वो बच्चे आने वाले हैं मार्केट के अंदर, तो समझिए कंपटीशन और फेयर और खतरनाक होने वाला है। डरा नहीं रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ बड़ा होने के नाते। तो हमें हर एक बेसिक बुनियादी बातों को क्लियर करके रखना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यानी आज के बाद से जितने दिन 7 से कट जाएंगे हमारे काम के नहीं, हमारे काम का वो जो 7 से भाग देने के बाद शेषफल में बचेगा। कहे हाँ, 7 से भाग देने के बाद शेषफल में जो भी बचेगा वो हमारे काम का होगा। चलो अब बताओ साधारण वर्ष कौन सा? सर साधारण वर्ष यानी 365 दिन वाला। 365 दिनों में 7 से भाग दिए थे तो शेषफल कितना मिला था थोड़ी देर पहले? 1। लीप वर्ष कौन सा होता है? किसी से भी पूछा जाएगा तो वो बताएगा 366 दिनों का वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। तो शेषफल कितना यहाँ पे? सर यहाँ का शेषफल 2 मिलेगा। लीप वर्ष में कितने? 2। और एक उसमें ऑर्डिनरी वर्ष में कितने? सर 1। ध्यान रखना। चलो सवाल ये आता है सर कि थोड़ा सा ऑर्डिनरी और लीप वर्षों के बारे में थोड़ा और चर्चा की जाए। अगर यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है तो जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं यहाँ से थोड़ा और आगे चल करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बताओ चीज़ें क्लियर है यहाँ तक की? ठीक है, आइए वापस शुरुआत करते हैं। सर अगर हम वर्षों के बारे में चर्चा करें, लीप वर्षों के बारे में, ठीक है, और ऑर्डिनरी वर्षों के बारे में, तो कुछ उसके पहले बुनियादी बातों पे प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि यहाँ तक जो सीखा हुआ है वो सब कुछ हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे हम। इसके पहले कि मैं चलूँ आगे, एक छोटा सा रिकैप। सर हम और आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, 1582 में ये आया था। ठीक है, और पोप ग्रेगरी ने इसकी जो है
नींव रखी थी। क्या नाम था उनका? पोप ग्रेगरी नाम था उनका। ठीक सर, इसमें ठीक है क्या होते हैं भैया? सर इसमें 12 महीने होते हैं, इसमें 12 महीने होते हैं। ठीक, 12 महीनों में से सर हमारे पास 7 महीने ऐसे हैं, 7 महीने ऐसे हैं सर जिनमें 31 दिन होते हैं, और 31 दिन वाले महीनों में सर हम लोग 3 का हिसाब रखेंगे। सर 4 महीने ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल 30 दिन होते हैं, और 30 दिन वाले महीनों में हम लोग सर 2 का हिसाब रखेंगे, और एक महीना ऐसा आता है सर जिसमें 28 या 29 का बात होने लगता है, तो 28 वाला हिसाब रहेगा तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, और 29 वाला हिसाब रहेगा तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। बोले सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि किसी भी वर्ष के ठीक है दूसरे अर्धांश में, सेकेंड हाफ में, ठीक है दूसरे अर्धांश में, अरे भाई दूसरे अर्धांश में कुल कितने विषम दिन होंगे? कुल कितने विषम दिन होंगे? हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन द सेकेंड हाफ ऑफ एनी ईयर? कितने विषम दिन होंगे बताओ? हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन द सेकेंड हाफ ऑफ एनी ईयर? ठीक है, कितने विषम दिन होंगे? मैं तो ये भी आपको कहूँगा कि आप इसके नोट्स बना लेना, कहीं एक जगह नोट कर लेना प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, खूब सुकून से। ठीक सर, अगर आप किसी भी वर्ष के दूसरे अर्धांश की बात करेंगे तो किसी भी साल के 2 हिस्से की बात करूं तो पहला हिस्सा जनवरी से लेकर के जून तक का हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का हो जाएगा। और अगर आप दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। ठीक, तो सर आपने बताया था कि जब भी आपसे कहा जाए कि कुल विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है तो 7 से भाग देना है, कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग दे देना है। ठीक सर, आप बताओ कि जुलाई में कितना? 31। लेकिन आप बताओ बाबू, क्या 31 लिखना आप जायज़ है? अब चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, एक बारी समझो। 31 अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31, और बटे में कितना? 7। ठीक, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ देते हैं सर। 1 2 3 4 आया यहाँ पे, और 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, 184। 7 से भाग दिया, कितना शेषफल आ गया? 7 दूनी 14, 4 4 7 6 42 और 2 शेषफल आ गया। लेकिन मैंने जो आपको सिखाया अगर आपने उसके आधार पे किया तो सर जितने भी 31 दिन वाले महीने हैं सबके लिए 3 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। तो जितने 31 दिन वाले महीने हैं सबके लिए 3 लिखना है हम लोगों को, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में 30 दिन होता है इसीलिए 2 लिखेंगे। ठीक, सितंबर अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 रहेगा तो 2 लिखना है सर, और दिसंबर में 31 है तो 3 लिखना है सर। बताओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने 31 दिन वाले महीने 28 दिन बेकार होते हैं, 3 दिन काम के होते हैं। ठीक, और इनको आपने 7 से भाग देने की कोशिश की। चलो सर देखो, 3 3 6 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितने? 16। 16 में 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया कितना? 2। अब आप खुद सोच के बताओ, 184 में भाग देना आपके लिए आसान पड़ेगा कि 16 में भाग देना? और क्यों भैया ने आपको सिखाया कि क्यों ये विषम दिनों का हिसाब किताब रखना जरूरी है, ऑड डेज का क्यों हिसाब किताब रखना जरूरी है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो रिमाइंडर का हिसाब किताब जो है कुछ इस तरीके से रहेगा कि सर 31 दिन वाले महीने रहेंगे तो 3 लिखना है, 30 दिन वाले रहेंगे तो 2 लिखना है, और 28 दिन के लिए 0 और 29 तारीख के लिए 1। क्यों किया जाता है वो भी मैंने बताया, और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा हिसाब किताब और भी आप कर सकते थे अच्छे से। क्या? आप ये बताइए 7 से भाग देने का मतलब क्या समझते हैं? सर हम समझते हैं 7 से भाग देने का मतलब होता है 7-7 के बंडल बना करके बांट देना, और 7-7 के बंडल बनाने का मतलब होता है 2 2 4 और 3 7, 7-7 का जोड़ा बना के हिसाब क्लियर। तो हमारे पास बचे 3 3 6 और 3 9। किया जा सकता था। दूसरा तरीका, सर क्या हम 7 से कटने वाली संख्या प्राप्त कर लें, जो बचेगा वो हमारा आंसर? चलो, तो सर 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 2 14, 7 दूनी 14 से सब कुछ कट गया, हमारे काम का बचा था सिर्फ 2, यानी हम बिना जोड़े भी अपना आंसर 2 निकाल सकते थे।
आपके सामने ही है सब कुछ। समझा पाया इस बात को? बताइए, अगर समझा पाया हूं तो जरा मुझे बताइए कि यदि सभी 31 दिन वाले महीनों को, सभी 31 दिन वाले महीनों को जोड़ दिया जाए तो, जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए तो कुल कितने विषम दिन प्राप्त होंगे? कुल कितने विषम दिन प्राप्त होंगे? कुल कितने विषम दिन प्राप्त होंगे? बताओ, कुल कितने विषम दिन प्राप्त होंगे? बताओ, जल्दी से कमेंट करिए कि अगर हम लोगों ने सारे के सारे 31 डेज वाले मंथ को एक साथ ऐड कर दिया है तो टोटल कितने आपके पास जो है ऑड डेज आएंगे? सर बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी 31 दिन वाले महीने हैं, कितने हैं 31 दिन वाले महीने? 7। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इन्हीं को सर जोड़ना है और जोड़ करके डिवाइड बाई 7 कर देना, अपना आंसर तो मस्त आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो सर जनवरी में 3 दिन, क्योंकि 31 दिन की है, और सर जितने भी हैं सब 31 दिन के हैं, यानी सब 3-3 दिन के हैं। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, सबको डिवाइड बाई 7। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18 18 और 3 21। सर जी 21 दिन में तो 7-7 दिनों के 3 सप्ताह पूरे हो गए, कुछ भी नहीं मिलेगा। 21 डेज में 7 डेज का हिसाब से चेक करेंगे अगर अपन, तो कितने हो जाएंगे भाई? 3 सप्ताह पूरे ना, 7 या 21, 3 ही तो हमारे पास शेष बचेगा, से सॉरी 0 ही तो हमारे पास शेष बचेगा। क्लियर हो पाई है बातें? तो क्या अब आप मुझे ये भरोसा दे सकते हैं कि विषम दिन अगर मैं कहूं ज्ञात करने के लिए तो आप निकाल सकते हैं? और अगर निकाल सकते हैं तो जरा कमेंट में लिख करके बताइए कि कैसे निकाल सकते हैं। और क्यों ये बात मैं बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले CHSL के 2023-24 के पेपर में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और वो सारे के सारे स्टेटमेंट, सारे के सारे कथन मेरे आज की इसी स्टार्टिंग वाले क्लास से थे कि कैसे आप जो है किसी भी विषम दिन की गणना करते हैं। क्लियर है बात? चलो, अब एक सवाल हम लोगों के मन में कौंध रहा था बहुत देर से कि सर वर्षों को कैसे कैटेगराइज किया जाए। तो कई अलग अलग आधार पे आप अलग अलग तरीके से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। हमने एक वर्गीकरण किया एक ऐसे ही आधार पे, और हमने आपसे कहा है कि बेटा हमारे हिसाब से जो आपके कैलेंडर में वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार से, एक नॉन सेंचुरी ईयर होता है, बांट लेना, और दूसरा जो होता है वो सेंचुरी ईयर होता है, यानी शताब्दी वर्ष होता है। कितने होते हैं? गैर शताब्दी और शताब्दी, नॉन सेंचुरी और सेंचुरी। सेंचुरी यानी वही जो विराट कोहली और रोहित शर्मा मारते हैं, यानी शतक यानी 100 रन। 100 का मतलब लास्ट में डबल जीरो। तो ऐसे सारे ईयर जिनके लास्ट में डबल जीरो हो, जैसे सन 1600, सन 1800, सन 1900, सन 1300, सन 2000 सॉरी, ये सब के सब कैसे हैं सर? लास्ट में डबल जीरो है ना, वो सब सेंचुरी ईयर हैं। और नॉन सेंचुरी ईयर कौन सा हो गया? जैसे 2025 जो चल रहा है, 2020 जो बीत चुका, 1947 जब हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था। ठीक है, ये सारे के सारे ईयर्स क्या कहलाएंगे? नॉन सेंचुरी। सेंचुरी यानी लास्ट में सेंट हो, यानी 100 हो, शतक हो, और सर अगर डबल जीरो नहीं है तो गैर शताब्दी कहलाएंगे। जब भी मैं क्लास में सवाल पूछता हूं, और आपसे भी अगर मैं पूछूं, तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यही बताएंगे कि सर लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। हर वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाएगा, क्या वह लीप वर्ष है? तो सर ये आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। और ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। जो बातें आप करते हो कि सर 4 से काट दोगे तो लीप वर्ष कहलाएगा, बाबू वह वर्ष जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, उसको लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन ये कहानी नॉन सेंचुरी के लिए है।
वो सारे के सारे ईयर्स के लिए है जिनके लास्ट में डबल जीरो नहीं होता। अगर वर्ष के अंत में डबल जीरो नहीं है तब आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ सर अगर ये 4 से कट गया तो हम इसको जो है क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे, अन्यथा वह लीप ईयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो देखो सर, ऑर्डिनरी साधारण। तो मैंने कहा कि ईयर के दो बच्चे थे, एक बच्चे का नाम नॉन सेंचुरी था, दूसरे बच्चे का नाम सेंचुरी था। एक का नाम गैर शताब्दी, दूसरे का नाम शताब्दी। गैर शताब्दी के भी दो बेटे, एक का नाम था साधारण यानी ऑर्डिनरी, दूसरे का नाम था लीप। और ये सगा भाई है तो इसने भी अपने बेटों के नाम सेम रखे, इसने भी अपने पहले बेटे का नाम साधारण रखा है, दूसरे बेटे का नाम जो है लीप रखा है। दोनों में अंतर क्या आएगा सर? सर गैर शताब्दी में लीप चेक करने के लिए 4 का इस्तेमाल होगा, और शताब्दी वर्षों में यानी इन उन वर्षों में जिनमें अंतिम में 2 जीरो होते हैं उनको लीप चेक करना है तो उसके लिए 400 का इस्तेमाल होगा। अगर इतनी बात आपको स्पष्ट है तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक, दूसरी बात, सर लीप वर्ष वह वर्ष होते हैं जिनमें 29 तारीख प्रेजेंट होती है, जिनमें 29 फरवरी की तारीख प्रेजेंट होती है। अगर आपके वर्ष में 29 तारीख अगर प्रेजेंट है तो भी आप उसको एक हद तक कह सकते हैं कि हाँ सर यह एक लीप वर्ष हो सकता है। क्यों मैंने बोला हो सकता है? क्योंकि सर सिर्फ 29 फरवरी के हो जाने मात्र से लीप ईयर नहीं कहलाता। 29 फरवरी के होने साथ ही साथ 12 महीने और बाकी के 365 दिन भी होने चाहिए। इसीलिए किसी भी लीप वर्ष में जब देखेंगे तो 365 दिन तो होते ही होते हैं, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। और वह एक दिन कौन होता है सर? ये एक दिन जो होता है यही 29 फरवरी होती है। क्या भैया कौन होता है सर? 29 फरवरी। और ये एक दिन और जो बच गया कौन होता है सर? 365वां दिन। कैसे पता? क्योंकि भैया आप ही ने कहा था कि जब भी किसी आप ऑड डे की बात करिएगा वो जो ऑड डे कहलाएगा वो क्या कहलाएगा सर? कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद बचने वाला दिन। अगर हम कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग दे दें तो हम जरा दे के देखें। सर दे के देखना क्यों है? आपने ऑलरेडी दे रखा है 365 दिन, और 365 दिनों में 7 से भाग देने के बाद ही हमारे पास कितना बचा था विषम दिन? एक बचा था। ये कौन है सर? ये 365वां है। सर आपको कैसे पता चला कि ये 365वां है? तो बाबू 365 में जब आपने 7 से भाग दिया था तो आपने कहा था ना कि 52 बार भाग गई है सर। बताओ, आपने ये बात कही थी ना? जरा 52 सप्ताह में 7 से भाग दो। सर 52 सप्ताह में 7 दिनों से जब गुणा कर रहा हूं तो कुल हिसाब 364 दिनों का आ रहा है। यानी 364 दिनों ने 52 सप्ताह को पूरा किया है, और वो सारे दिन जिन्होंने सप्ताह को पूरा करने में अपना उम्र गुजार दिया हो उनको हम किसी काम का नहीं मानते। यानी कि 364 दिन मिलके जिस 52 सप्ताह को पूरा कर रहे हैं उसके बाद बचने वाला 365वां दिन ही हमारा क्या होता है? शेष बचा होता है। और अगर यही बात जब लीप ईयर की आने लगती है तो उसमें एक और दिन आकर के जुड़ जाता है 29 फरवरी का। तो कभी भी कोई पूछे कि लीप वर्ष क्या होता है तो सर कुछ वर्ष ऐसे हैं जो 4 से कट जाएं उनको लीप कहते हैं। मैं गलत नहीं काट रहा आपकी बात को। 400 से कट जाएं तो भी लीप कहलाएंगे, लेकिन अंतिम में डबल जीरो होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इस पे बात करेंगे तो कोई भी ऐसा वर्ष सर जिसमें 365 दिन के साथ साथ 29 फरवरी भी प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो हम उसको लीप वर्ष कहेंगे। सही बात है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं, जरा जल्दी से बताइए, फाइंड द लीप ईयर। देखता हूं आज मजा ही आ जाएगा। ये तो कौन बनेगा करोड़पति वाला गेम हो जाएगा आज का सेगमेंट। ठीक है, मुझे जरा जल्दी से बताएंगे आप लोग कि 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइए कि कौन सा इसमें से लीप ईयर है। बताओ जल्दी से, मुझे बताओ कि कौन सा इनमें से लीप ईयर है। बताओ। चलो सर 4 से कटने का, तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 4 से डिविजिबिलिटी वाला रूल क्या बोलता है आपको? सर 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है? बताओ। कि सर अगर लास्ट के, ठीक है, अगर लास्ट के दोनों नंबर, अगर लास्ट के दोनों डिजिट, लास्ट के दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, 4 से कट गए, अगर कट गए
तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। बोलते हैं ना, अब ये बातें लिखने वाली तो है नहीं, सब कक्षा 5 की बातें हैं। पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जरा देखो तो, अंतिम के 4 से विभाजिता का एक नियम ये है। दूसरा नियम ये होता है कि सर अंतिम में अगर डबल जीरो है तो भी 4 से वो कटेगा। तो सर अगर हम देखें तो 65 4 से नहीं कट पाएगा, क्योंकि 16 चौक के 64 होता है, 65 नहीं होता। लेकिन सर ये 44 है, 11 चौक के 44, तो यह क्या हो जाएगा, लीप हो जाएगा। बाकी सब लोग क्या हो जाएंगे, साधारण। बोलो सही जवाब है। चलो इसको देखो जरा, इसमें आंसर करो जल्दी से मुझे। ये सवाल देखो, इसमें आंसर करो। मुझे बताओ आप कि 1563, 1840, 1300 और 1500 में कैसे पता चलेगा। लीप फाइंड आउट करना है आपको। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक लीप वर्ष है। ठीक, चलो सर अगर अंतिम में डबल जीरो नहीं है तो 4 से भाग दीजिएगा, और अगर अंतिम में डबल जीरो है तो सर उसकी चेकिंग करने के लिए 400 का इस्तेमाल होगा। अगर डबल जीरो है तो 400, अगर डबल जीरो नहीं है तो 4 का इस्तेमाल करेंगे। जो कट जाएगा उसका हिसाब करेंगे। तो सही मायने में लीप वर्ष कौन सा होगा, तो सर इस बार दूसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि अंतिम के 2 अंक यानी 40 4 से कट रहा है, इसलिए पूरा नंबर 1840 4 से कट जाएगा। 1300 और 1500 में अंतिम के डबल जीरो हैं। जो डबल जीरो होने का मतलब 4 से कट रहा है, लेकिन सिर्फ 4 से कट रहा है इसलिए हम इसको लीप नहीं बोलेंगे। सर अगर अंतिम में डबल जीरो है तो 4 के बाद डबल जीरो लगा के ही भाग दीजिएगा, यानी 400 से ही भाग देने की कोशिश करिएगा। बोलो यहां तक की बातें आपकी समझ में आई हैं? बोलो जल्दी से बताओ बच्चा, जल्दी 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 बता दो, क्या यहां तक की बातें आपकी समझ में आई हैं? अगर यहां तक की बातें आपकी समझ में आई हैं तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। 2-3 बातें और हैं। चलो आओ देखा जाए जल्दी से, आओ जल्दी से देखा जाए कि अगर आपसे वर्षों में लीप की संख्या ज्ञात करने को बोला जाए तो क्या करेंगे आप। ठीक, तो वर्ष 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे 1 या 2 अगर डिजिट वाला ईयर हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 9 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 9 ईयर्स। 9 वर्षों में, 9 ईयर्स में कितने लीप वर्ष हैं बताओ। इन 9 ईयर्स। सर बहुत सिंपल है। कैसे भाई, कैसे सिंपल है? आपने कहा सर ग्रेगरी का ईयर नंबर 1, ग्रेगरी का ईयर नंबर 2, ग्रेगरी का ईयर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ग्रेगरी का ईयर नंबर 9 हो गया यहां तक। इस ईयर नंबर 9 में सर एक ही लीप मिला 4 और दूसरा लीप मिला हमको 8, यानी 9 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं सर? 2 होते हैं, एक सन 4 और एक सन 8। लेकिन डायरेक्ट अगर करना हुआ तो सर, अगर डायरेक्ट आपको करना होगा तो जो भी आपका 1 अंक वाला ईयर होगा या 2 अंकों वाला ईयर होगा सर, चुपचाप बिना किसी टेंशन परेशानी के आप उसमें 4 से भाग दे देना। और बेटा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है मेरे भाई, 4 से भाग देने पे भागफल मायने रखता है। जो कोशेंट की वैल्यू आएगी वह लीप की संख्या बताएगी। जो कोशेंट की वैल्यू आएगी वह लीप की संख्या बताएगी। कौन? जो कोशेंट की वैल्यू आएगी। कोशेंट की वैल्यू आएगी मतलब, पहले तो ये बात लिख लेना, कहाँ से ये बात आई सर? वहाँ से आ गई। 9 सालों में कैसे निकालोगे सर? ये तो बहुत आसान हो गया। 9 साल हैं, 9 में हमने 4 से भाग दिया, भागफल कितना, यानी कितनी बार भाग जाएगी? 2 बार। तो विषम दिन ज्ञात करना होगा 7 से भाग दीजिएगा, लीप ईयर ज्ञात करना होगा 4 से भाग दीजिएगा। ध्यान रहेगा, 7 से भाग देने पे शेषफल आता है, 4 से भाग देने पे भागफल आता है। 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करोगे कोशेंट आएगा। क्लियर है ये? चलो अब जरा इसी पे एग्जाम्पल हो जाए बॉस, मजा ही आ जाएगा। चलो एक आध और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। 17 सालों में बताओ, 17 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? जल्दी बताओ। पॉइंट नंबर 3, जल्दी मुझे बताओ कि इसमें 29 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? ठीक है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से बता दो। चौथे नंबर का एग्जाम्पल है इन 70 ईयर्स, 70 सालों में कितने हो जाएंगे लीप वर्ष? और 5वां एग्जाम्पल है, जल्दी से मुझे बता दो कि इन 90
2 ईयर्स में कितने लीप वर्ष होंगे? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप फंसो। सर 17 में 4 से भाग दे दो, जो भी भागफल आ रहा है वही आपका आंसर है। तो क्या 4 से 4 बार भाग जाएगी? जब आप 17 में 4 से भाग देंगे तो क्या 4 बार जाएगी? बिल्कुल सही बात है। आइए यहाँ पे, सर अगर हम 29 में 4 से भाग दे दें तो कितनी बार? 4 साते 28। कितनी बार जाएगी? 4 साते 28 बार। यहाँ अगर हम 70 में 4 से भाग दे दें तो सर 4 दूनी 8, देखो 4 एक अन्य 4, हालांकि डायरेक्ट कर सकते थे 17 चौके 68, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 4 से एक एक करके आप भाग दे सकते हो, यानी 17 लीप वर्ष आएंगे। और 92 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे? सर 92 वर्षों में जो लीप वर्ष आएंगे वो आएंगे कितने? मिलाओ जल्दी से, क्या आपका भी आंसर 23 आ रहा है? आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं? लीप वर्ष कैसे आपको निकालने हैं? तो सर ये देखो, अगर आपने 1 अंक या 2 अंक का कोई भी दे दिया तो हम चुपचाप उसमें 4 से भाग दे देंगे और हमारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। लेकिन 3 या 4 अंकों पे नहीं, 3 या 4 अंकों पे ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है सर? समझना बात को। होता ये है, हिसाब यहाँ पे ये हुआ है कि जब ग्रेगरी से बात की गई तो ग्रेगरी ने कहा कि बेटा 365 दिन में साल हमारा जो पूरा होता है, लेकिन उसके अलावा 5 घंटे 48 मिनट लगभग 45.5 या 47.5 सेकंड के आसपास का टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है। ठीक, तो जूलियन भाई साहब ने क्या किया कि कहा कि ये तो लगभग 6 घंटे का टाइम है, और 6 घंटे के टाइम को अगर आप 4 साल तक ले जाओगे तो 6 चौके 24 घंटे हो जाते हैं, और ये जो 24 घंटे हैं ये बाकायदे एक दिन के बराबर हो जाता है, जिसका नाम रखा गया 29 फरवरी। ये किसकी थियरी थी? ये कहानी बना करके बता रहा हूँ, ये किसकी थियरी थी? ऐसा कोई कुछ बोलता नहीं है। किसकी थियरी थी? तो ये जूलियन की थियरी थी। लेकिन सवाल ग्रेगरी ने ये उठाया कि बेटा ये 6 घंटे हैं क्या? 6 घंटे में भी 12 मिनट कम है, और अगर वो 12 मिनट कम है तो जरा 12 मिनट को 400 सालों में गुणा करना, 12 चौके 4800 मिनट, 4800 मिनट, और 4800 मिनट को जरा 60 से भाग देना तो कितना आ जाएगा? सर ये 80 घंटे आ गए। और ये जो 80 घंटे हैं, क्या ये लगभग बेटा 3 दिन के बराबर है? हाँ जी। तो क्या ये बताओ 29 तारीख को ले आने के चक्कर में तुमने 12 मिनट ज्यादा माना, और माने गए ज्यादा वाले समय का हिसाब किताब ये रहा कि 400 साल के बाद तुम्हारे पास 3 दिन ज्यादा आ गए। 400 सालों में जितने दिन आने चाहिए थे जूलियन के कैलेंडर में उतने नहीं आए, 3 दिन ज्यादा आ गए। जूलियन का कैलेंडर यहीं फेल हो जाता है, और यहीं से ग्रेगरी भाई साहब का जन्म होता है। ठीक है, ग्रेगरी भाई साहब विराट कोहली बनकर के आते हैं और इसी 3 दिन को निपटाते हैं। और 3 दिन को निपटाते कैसे हैं? उन्होंने क्या किया कि सेंचुरीज को ऐसे बांटा 100, 200, 300, 400 में, और क्या करा कि 100वें साल में से एक 29 फरवरी गायब कर दी, 200वें साल में से भी 29 फरवरी गायब कर दी, 300वें साल में से भी 29 फरवरी गायब कर दी, 400वें साल में से 29 फरवरी गायब करने वाले थे, लेकिन उनको याद दिलाया गया, उनको और मुझको, दोनों लोगों को, कि 29 फरवरी 3 बार गायब हो चुकी है। ठीक, यानी 29 फरवरी की वजह से ये हिसाब किताब आया, 29 फरवरी की वजह से इनका भी हिसाब गड़बड़ हुआ था, उसी 29 फरवरी की वजह से इनका भी हिसाब गड़बड़ हुआ था। तो अब देखो, 100वें साल में से एक दिन कम कर लिया, 200वें साल में से एक दिन कम कर लिया, 300वें साल में से एक दिन कम कर लिया, जो 3 दिन ज्यादा हो रहे थे ग्रेगरी ने इस हिसाब से 3 दिन कम कर लिए। और अब 29 फरवरी कहाँ पे मौजूद है? सर यहाँ 29 फरवरी प्रेजेंट है, यानी पहली सेंचुरी, पहला ऐसा शतकवीर आदमी देखा है जिसके पास 29 फरवरी है। वरना 4 से तो कट ये लोग भी रहे थे, लेकिन ग्रेगरी ने इनका 29 फरवरी जानबूझ करके मैनुअली हटा दिया था। जब हटा दोगे बाबू तो 29 फरवरी नहीं रहेगा, तो 4 से कटने के बाद भी ये सारे के सारे सेंचुरी वाले क्या कहलाए? लीप वर्ष नहीं कहलाने पाए। अब इसीलिए गणित लगाओगे तो गणित के हिसाब से जरा सोच के बताओ कि क्या 100 साल में 100/4 करके 25 लीप वर्ष नहीं होने चाहिए थे? लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि 100वें साल में से एक दिन वापस ले लिया गया था। इसीलिए 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? सिर्फ 24। 200 सालों में होने तो चाहिए थे 200/4 यानी कि 50,
लेकिन जब 200 साल पूरे हुए तो एक यहाँ से ले लिया गया, एक यहाँ से ले लिया गया, यानी 2 कम कर लिया गया, तो 50 की बजाय कितने बच गए? 48। 300 की बात हो रही है। जब 300 साल पूरे हुए तो 300 सालों में होने चाहिए थे 75। 300/4 करके देखो ना, लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है सर? 4 से भाग दे दीजिए। लेकिन जब यहाँ 300 में आपने भाग दिया तो सर यहाँ पे 75 की बजाय एक यहाँ कम हो गया, एक यहाँ कम हो गया, एक यहाँ कम हो गया, यानी 75 में से 3 कम हो गए। कितने मिले? 72। और जब 400 साल की बात आई तो 400 सालों में मिलने चाहिए थे 100, लेकिन सर 100 नहीं, 100 में से एक दिन यहाँ कम हुआ, एक 29 फरवरी, यानी लीप वर्ष मतलब 29 फरवरी। तो एक 29 फरवरी यहाँ कम हो गई, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 100 में से 3 29 फरवरी कम हो गई, तो कितना मिला? 97। अब आप देख लो कि जो नियम था कि 4 से भाग कर देंगे तो लीप वर्ष निकल जाता है, यहाँ पे आकर के गड़बड़ी हो जाती है। तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ 4 से भाग दे देने मात्र से हमारा काम नहीं हो जाएगा। कंपटीशन का लेवल अलग है, हमें हर एक तरीके के कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा। सिर्फ कोड और सिर्फ उसके जो है ट्रिक लगा करके, फार्मूला लगा करके आंसर रटवा देने से बात नहीं बनेगी। समझना पड़ेगा कि आखिर हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। सही बात है ना? तो 100 सालों में कितने हो गए? 24। 100 सालों में कितने हो गए? 24 हो गए। 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? बताओ मेरे साथ, चलो जल्दी से। 24 लीप होते हैं। 200 सालों में कितने लीप होते हैं? बोलो मेरे साथ। 48 लीप होते हैं। 300 सालों में कितने लीप होंगे? बोलो मेरे साथ। सर 72 लीप होंगे। 400 सालों में कितने लीप होते हैं? बोलो मेरे साथ। सर 97 लीप होंगे। बोलो भैया हाँ या ना। अगर ये कहानी आपके पास है, अगर इतनी चीजें आपके पास हैं तो मजा आने वाला है। कैसे? आ जाओ दिखाता हूं। अब बताओ, क्या हमारे पास 117 सालों में लीप वर्ष निकाल के बता दोगे? बोलो। ये एग्जाम्पल नंबर 1 रहेगा। इन 117 ईयर्स। हाँ बता दूंगा सर। कैसे बताओगे? सर अगर हम ना शतक में 4 से भाग दे देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा हिसाब। 4 से भाग दूंगा तो 100 भी शामिल हो जाएगा। 100 को शामिल करना नहीं है क्योंकि गलती हो जाएगी। तो अगर 100 को शामिल नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सेंचुरी को कर देंगे बाहर। सेंचुरी निकाल दो, क्या बच जाएगा? या तो 1 अंक का बचेगा और या तो फिर 2 अंकों वाला बचेगा। समझना। और ये सब रट्टा नहीं मारना है, ये सब आराम से एक जगह लिख लेना, प्रैक्टिस करा दूंगा, खत्म हो जाएगा मसला ही सारा का सारा। 1 या 2 साल का ईयर बचेगा। सर इसका हिसाब हमको पता है। क्या पता है भैया? सर सेंचुरी का हिसाब हमको करना नहीं है और 1 या 2 सालों में लीप निकालने के लिए 4 से भाग देना होता है, ये मुझे मालूम है। चलो यहां देखो, 117 साल में से 100 बाहर किया, 17 बच गया। 100 का हिसाब 24 पहले से पता है और 17 हमें करना कुछ नहीं है, 4 से भाग दे देना। 4 चौक के 16। टोटल कितने लीप वर्ष आ गए? सर 28 लीप वर्ष आ गए। 17 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? दुनिया पूछेगी तो बता देना। 4 से भाग बस मत करना बाबू, सेंचुरी को कर लेना अलग, सेंचुरी को कर देना अलग और 17 से भाग देना तो तुमको सिखा रखा है। तो अगर 1 या 2 साल की बात करेगा कोई, 1 अंक या 2 अंकों का, यानी 100 से नीचे वाले वर्षों की बात होगी, 4 से भाग दे देना। 100 से ऊपर वाले वर्षों की बात होगी तो शतक वालों को, सेंचुरी वालों को पहले बाहर कर लेना, उसके बाद बचे हुए वर्ष होंगे या तो 1 साल का या तो 2 साल का, उसमें 4 से भाग दे देना। क्लियर? चलो अगला एग्जाम्पल देखो। चलिए बताइए मुझे 210 सालों में, 210 साल में निकाल के बताइए मुझे। दो 210 साल में बताइए। सर अगर 210 साल की कहेंगे तो हम 200 को अलग कर देंगे, बच गया 10। 200 का पता है सर 48 लीप वर्ष होते हैं 200 में। 10 का हिसाब करना पहले से सीख रखा है सर, 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8। 210 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 50। कितने लीप वर्ष होते हैं? 50। इसी सवाल को घुमा के पूछूं, 210 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? 50 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 50 बार आएगी। चलो लगे हाथ एक और बात बताओ हमको, मुझे बताओ 345 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 345 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं सारे लोग? अब कमेंट करके बताइए, क्या निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है सर, सेंचुरी अलग करिए, 345, तो 300 अलग करिए, बचेगा या तो 1 अंक का या तो 2 अंक का, 2 अंक का बच रहा है। 300 सालों का हिसाब आप जानते हैं कितना होता है? 72।
और 45 का हिसाब करना सिखाया हूं आपको। एक अंक का कोई वर्ष होगा या 2 अंक का कोई वर्ष होगा तो उसमें आप 4 से भाग दे देंगे तो हिसाब आपका क्लियर हो जाएगा। कितनी बार भाग जाएगी? 4 से 11 बार भाग जाएगी। दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, 7 और 1 8, यानी टोटल कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? टोटल 83 लीप वर्ष हो जाएंगे सर। क्या सभी बच्चा पार्टी सीख पा रहे हैं इस बात को? बोलो। तो आइंदा अगर डायरेक्ट सवाल आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना। चलो अब मुझे बताओ कि 515 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ 515 इन 515 ईयर्स, कमेंट करो। तो सर आपने ये सिखाया था कि 100 में होते हैं 24, 200 में होते हैं 48, 300 में होते हैं 72 और 400 में कितने लीप ईयर होते हैं सर? 97। और बाबू कभी भी आज के बाद से मेरी इस बात को जरा कहीं नोट कर लो, अगर 400 के ऊपर कोई भी ईयर मैंने दिया तो अब आप 400 से ही बात करिएगा। 400 जितना गणित आपको सिखा देगा उसके बाद ही बची हुई बातें होंगी। यानी 515 में से सबसे पहले 500 अलग, 15 अलग, जो आप जानते हो वही सिखा रहा हूं। 500 का तो अंकित भी आपने बताया नहीं था। अगर मैंने नहीं बताया था बाबू तो इसमें से 400 का ही बेड़ा करना, यानी 400 51 400, बचा कितना? 100। ये करके दिखा रहा हूं, ये एग्जाम वगैरह में अगर पूछ लिया जाए तो नहीं करना है सर, ये सिंपल है। 400 का और 500 का हिसाब अलग से नहीं करना है। 400 का 97 होता है और 500 का करेंगे तो 100 और आ जाएगा, उसमें 24 हो जाएंगे। और ये लगातार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो सर अगर हम देखें तो 400 में 97 होते हैं तो 97 का 1 गुना, 100 में 24 होते हैं और 15 का तो सर टेंशन ही नहीं है, 4 से भाग दे देंगे तो 4 चौक के 16। तो सर ये हो जाता है 97 और ये हो जाता है 28। 8 और 7 15, 9 2 11 और 1 12, यानी टोटल कितने लीप वर्ष आ गए? 125। समझ नहीं आया तो एक और देखो। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 1345 सालों में कितने, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 1345 ईयर्स? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 1345 ईयर्स? अगर इसकी आप बात करोगे तो बहुत ही मजेदार चीज है। क्या सर? 1300 को अलग कर लें, क्योंकि आपने सिखाया था सेंचुरी अलग, बचे हुए 1 या 2 अंकों वाले वर्ष अलग। ये तो पता आपको। 45 का बटे 4 कर दोगे, ये भी आपको पता है। 1300 का क्या करें सर? 400 वाला हिसाब करो ना, तो 400 का 3 गुना कर दूंगा तो 1200 आ जाएगा। कितना बचेगा? 100। क्या 400 का हिसाब पता है? हाँ। क्या 100 का हिसाब पता है? हाँ। तो 400 का 97 3 बार है तो 3 से गुणा, 100 का हिसाब 24 और 45 का हिसाब बटे में 4। हर तरीके से आप सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। 3 7 21 हासिल 2, 9 3 27 और 2 29, 4 1 5 2 1 3, तो टोटल हो गया 6 और 29 और 3 कितना दोस्त? 32। टोटल कितने लीप वर्ष होते हैं? 326 लीप वर्ष। ठीक है। अब जाते जाते आपके लिए जो अगला पॉइंट है, लीप वर्षों की गणना करना है। ठीक है। हाउ मेनी ऑड डेज। ठीक है। ये लीप नहीं, विषम दिनों की गणना करना है। तो विषम दिनों की गणना करने का जो पार्ट होगा वो पार्ट 2 में आएगा। ठीक है। तो ये फंडामेंटल था आपका पार्ट 1, फंडामेंटल यानी बेसिक वाला पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, तो आपको कैसे विषम दिन ज्ञात किए जाते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। फिलहाल तो ये मुझे आंसर करके देखो जरा। यहाँ पे 6 नंबर का एग्जाम्पल है कि बताओगे कि 2024 साल खत्म हो गया ना, 2025वां चल रहा है, तो बताओ कि 2024 साल जो खत्म हो गए उसमें कुल 2024 सालों तक में कुल कितने लीप ईयर आए थे? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 2024 ईयर्स? क्या निकाल सकते हैं? खूब आसानी से। कैसे? आपने 2000 को अलग कर दिया सर और 24 को अलग। 2000 का हिसाब पूरी दुनिया को पता चल चुका है, क्योंकि 400 का 5 गुना हो जाएगा और 24 का 24। 400 में 97 लीप वर्ष होते हैं
और 24 का बटे 4 करना होता है, और 97 का 5 गुना, 5 साते 35, हासिल लगा 3, 5 नवा 45 और 3 48 और प्लस 6, 491 लीप वर्ष खत्म हो चुके हैं दोस्तों। 2024 सालों में कुल 491 लीप वर्ष खत्म हो चुके हैं। तो क्या ये सब किस्से आपको समझ में आ रहे हैं, पता चल रहा है कैसे करना है? और मैंने बहुत ही प्यार से बड़े ही एक्सप्लेन करके जो है इसको समझाया है, ताकि हर बेसिक बातें आप लोगों को पता चल जाए। अब आने वाले टाइम पे हम लोग कैसे निकालेंगे विषम दिन, ये सीखना है पार्ट 2 में, और किसी दी गई तारीख पे दिन निकालना, और बाकी के कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। आपके जो कमेंट्स होंगे वो हमें और इम्प्रूव करने के लिए जो है हेल्प करेंगे। और आप जानते हो हमारा एक ही मोटो है, क्या? जितना इम्प्रूवमेंट कर सकें और बच्चों को जितना इम्प्रूव करा सकें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।